नमल बोलो। वो संभल के पूछने लगा। पिछले 2-3 माह से वो मुकदमे में यूं उलझे थे कि आपस में अब न प्यार रहा था न माजी के इख्तलाफात, बस नॉर्मल हो गए थे दोनों। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से हमारा ख़ानदान इस स्कैंडल में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज थे कि क्या। हाशिम करंट खा के सीधा हुआ। वो कह रहा था निदामत से सर झुकाए। मैं खुदा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं सादी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जज साहब को सच बता देना चाहता हूँ। मैं वो फ़िक्र मुकम्मल नहीं कर सका। हाशिम करदार ने पानी का भरा हुआ ठंडा ठार गिलास उसके मुंह पे फेंका। ठंडे यख पानी ने उसका चेहरा, गर्दन और बालों को नहला दिया था। उसने हक्का बक्का सा चेहरा उठाया। अगर नींद से आंख खुल गई हो तो मेरी बात सुनो, बेरहमी से कहता वो आगे को हुआ। तुमने साथी के साथ ये इसलिए किया क्योंकि वो ये डिज़र्व करता था, क्योंकि तुम हमेशा से एक नालायक और कम अक्ल लड़के थे। मगर तुम में भी कुछ क्वालिटीज़ थी। इन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया, तुम्हारे राज खोले, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार किया। उनको वो मिला जो उन्होंने बोया था। वो अपने एहसास बर्तरी से निकल पाते तो उनको समझ आता कि किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाते जितना वो तुम्हारा उड़ाते थे। तुमने नौशेरवान अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं इस सारे ग्रुप से निकलना चाहता हूँ भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दबा दबा सा चिल्लाया था। गीले चेहरे पे आंसू कहाँ थे अंदाज़ा न होता था। चुप करके मेरी बात सुनो। हाशिम उठा, मेज़ पे हथेलियाँ रखी, उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देख के गुर्राया। मैंने अगवा किया उसे, मैंने कैद में रखा उसे, फिर वो तुम्हें क्यों नामजद कर रहा है? वो लोग तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं हूँ जो तुम्हें इससे निकाल लूँगा, लेकिन अगर मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, अगर खुदा उन लोगों के दिल में मेरे लिए रहम। डैम इट! हाशिम ने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। उन्होंने तुम्हें माफ़ करना होता तो ये सब करते ही क्यों? वो तुम्हें फांसी पे लटका हुआ दिखना चाहते हैं। वो इंसाफ नहीं चाहते, वो इंतकाम चाहते हैं। फिर वो वापस कुर्सी पे बैठा, चंद ठंडी सांस लेकर खुद को पुरस्कून करना चाहा और बोला, देखो शेरू, तुम्हारे एतराफ़ से हम सब तबाह हो जाएंगे। तुम याद करो जेल के वो चंद दिन जो तुम गुजार के आए हो। तुमने नहीं सहा वहाँ का टार्चर। तुम फंदे से पहले ही मर जाओगे। तुम मेरे भाई हो शेरू, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकूँगा। उसका लहजा आखिर में बिल्कुल टूट सा गया। शेरू की आंखें भीग गईं। उसने कुर्ब से दोनों कनपट्टियाँ थामी। मैं क्या करूँ भाई? तुम अपने भाई पे भरोसा रखो, मुझे अपना केस लड़ने दो। इन लोगों ने हमारे ख़ानदान को मजाक बना दिया है, मैं उनको मजाक बना दूंगा। तुम देखना मैं अदालत में क्या करता हूँ उसके ख़ानदान की औरतों के साथ। एक नज़र उसने सामने रखे कागजात को देखा। आंखों से नफरत झलक रही थी। उसने मुझसे वो औरत छीन ली जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उससे वो औरत ले लूँगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं क्या करूँ भाई? नौशेरवान बेकी आंखों के साथ नफ़ी में सर हिलाता पूछ रहा था। तुम खामोश रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वो पूरे वसूख से बोला तो शेरू ने शिकस्तगी से इस बात में गर्दन हिला दी। वो अजीब दोराहे पे आ खड़ा हुआ था जहाँ हर रास्ता तबाही की तरफ जाता दिखाई देता था। उसने कई कोस दूर एक होटल के डाइनिंग एरिया में जर्द रोशनियों ने पुरफसूं ख्वाबनाक सा माहौल बना रखा था। ऐसे में एक टेबल के गिर्द 2 मर्द और 3 खवातीन बैठे कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। सरबराही कुर्सी पे जवाहरात बैठी थी और मुस्कुराती हुई ज़ाहिर दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी, मगर गाहे बगाहे मोबाइल की घड़ी पे नज़र डालती। कनखियों से उसे करीब खड़े गार्ड्स भी दिखाई दे रहे थे। दफातन जवाहरात की आंखें चमकी। दूर से वेटर धुएं उड़ाता ट्रे उठाए चला आ रहा था। वो मुस्कुरा के अब साथ वाले खातून से बात करने लगी। जैसे ही वेटर करीब आया और तेज़ी से उनके करीब झुक के ट्रे के लवाजमात नीचे उतारने चाहे, जवाहरात ने अपना पैर उसके सामने रखा। वो जो आदतन तेज़ तेज़ काम कर रहा था, गैर मुतवक्की रुकावट से उसका पैर हटा और ट्रे टेढ़ी हुई। वो संभल जाता, मगर जवाहरात चिल्ला के खड़ी हुई और यूं ग्रेवी का बाउल उसके कपड़ों पे लुढ़क गया। अगले चंद लम्हे वहाँ अजीब कोहराम सा मचा रहा। जवाहरात का सफ़ेद लिबास दावदार हो गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर इस गरीब लड़के की बेइज्जती कर रही थी। दूसरे वेटर्स और गार्ड्स
टूटी बिखरी चीज़ों को दुरुस्त करने उस तरफ लग थे। लड़का सहम के 2 कदम पीछे हट गया था। ऐसे में वो नैपकिन से अपने चेहरे के छींटे साफ करते हुए गार्ड्स के घुरा के बोली थी, मैं जब तक ये साफ करके ना आऊँ इस वेटर को भागने नहीं देना यहाँ से। तुम इसको संभालो और मैनेजर को बुला के लाओ। क्या मेहमानों को अज़ियत देने के लिए खोल रखा है ये होटल? वो गुस्से में बड़बड़ाती पर्स उठाए आगे बढ़ गई और गार्ड्स फ़ौरन से उन्हीं कामों में लग गए जिनका वो हुक्म देकर गई थी। लेडीज़ रेस्टरूम का पहला दरवाज़ा खोला तो सामने कतार सिंक नजर आ रहे थे और उनके पीछे शीशे की बड़ी सी दीवार थी और वहाँ वो खड़ा था, पी कैप पहने, बार बार घड़ी देखता। ओ अहमर, शुक्र तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया। वो गहरी सांस लेकर अंदर आई तो अहमर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हैंडल में कुछ फंसा दिया। फिर मुताज्जिब सा उसकी तरफ पलटा। मिसेस सरदार, इतना भी क्या कि आप मुझे कॉल तक नहीं कर सकती थी? मैं ख़तरा नहीं मोल ले सकती थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। हाशिम मुझ पे शक करने लगा है। मैं उसे मज़ीद खुद से मुतनफ़र नहीं कर सकती। वो तेज़ तेज़ बेरब्त रसान सी बोल रही थी। ओके ओके, आराम से बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो रसान से उसे तसल्ली देने लगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये मेरे एक खुफिया अकाउंट की तफसीलात हैं। उसमें एक लॉकर है जिसमें कुछ जेवर हैं और बहुत सी रकम। तुम्हें वो सब कुछ मेरे पास पहुंचाना है। वो अब चंद कागजात निकाल के उसे दिखा रही थी। अहमद गौर से उनको देख रहा था। वो वापस आई तो लिबास का दाग हनूज मौजूद था, अलबत्ता चेहरा तरोताज़ा और धुला हुआ लगता था। मुस्कुरा के वो वापस बैठी तो देखा सामने मैनेजर, अमले के चंद नुमाइंदे और गार्ड्स खड़े थे। मुतलका वेटर को उन्होंने पकड़ रखा था। मैनेजर सीने पे हाथ रखे नदामत से बार बार माजरत कर रहा था। जौहरात टेक लगा के बैठी और फ़ख्र गुरूर से उस गरीब नौजवान को देखा। उसने न सिर्फ मेरा लिबास ख़राब किया बल्कि मेरी दोपहर बर्बाद कर दी। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। न सिर्फ इसको नौकरी से फारिग किया जाए बल्कि एक भारी जुर्माना भी भरा जाए। मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती नहीं है। मेरे आगे वो नौजवान बेबसी से कहना चाहता था मगर गार्ड्स उसको कुछ बोलने से पहले ही खामोश करा देते थे। जौहरात अब मज़ीद हुक्म सादर कर रही थी। कमरा अदालत की ऊंची खिड़की से मई का सूरज अंदर झांक रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पे कदरे तिरछे होकर बैठे रुख कटहरे की जानिब किए हुए थे जहाँ नियाज बेग मौजूद था और उसके सामने नशेब में जुमर खड़ी थी। नीचे बैठा साथी फिक्रमंदी से गवाह को देख रहा था। हाशिम अलबत्ता हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए हुए था। आज वो चश्मे वाला आदमी नहीं आया था, इसलिए पीछे बैठे फारिस की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ नियाज बेग था। क्या ये दुरुस्त है कि अस्पताल में सादी यूसुफ का स्ट्रेचर लेकर जाने वाले आप ही थे? जुमर पूछ रही थी। जी हाँ, वो बेनियाजी से बोला। क्या ये दुरुस्त है कि आपने सादी यूसुफ के अगवा का इल्ज़ाम कबूल किया था? जी। आपने सादी यूसुफ को कत्ल करने का इरादा करने का इल्ज़ाम भी अपने सर लिया था, लेकिन इस्तग़ासा एक दफ़ा फिर आपसे हल्फ दिलवाकर पूछ रहा है कि नियाज़ बेग साहब, जुमर ठहर ठहर के बोल रही थी, क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? अदालती कमरे में खामोशी छा गई। सन्नाटा दर सन्नाटा। नियाज़ बेग ने हाशिम को देखा, फिर पीछे बैठे फारिस को। दोनों उसे मुख्तलिफ किस्म की नज़रों से देख रहे थे। फिर वो जुमर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं सच बोलूँगा, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मैंने ही सादी यूसुफ को गोलियाँ मारी थी। वाओ, सादी ने बड़बड़ा के सर झटका था। हाशिम ने मुस्कुरा के जुमर को देखा जिसकी यहाँ से पुश्त दिखाई दे रही थी। वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पा रहा था। आपको यकीन है कि आप ही सादी के साथ उस ज़ेर तामीर घर में उस रात थे? जी, मैं ही था। हाशिम ने मुड़ के फारिस को देखा। वो बिल्कुल खामोश और सपाट सा दिखाई दे रहा था। अदालत को बताइए कि आपका सादी यूसुफ से किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये लड़का मेरे से कोकाइन खरीदा था। काफ़ी दिन से पैसे नहीं दे रहे थे। मैंने कहा बदले में उसका रेस्टोरेंट किस्तों पे खरीद लूँगा। ये इस पे मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। उसने मुझे गाली दी थी। फिर मैंने वो वही वाक़या दोहराने लगा। उसे एम्बुलेंस में डाल के कूड़े के ढेर फेंकने के बाद आपने क्या किया नियाज़ बेग साहब? मैं अपने घर गया, कपड़े बदले। उसका मोबाइल जो उठाया था वो उसी रात अपने दोस्त को बेच दिया। उसकी दुकान उसी इलाके में है जहाँ आपका घर है। मगर सदी के फ़ोन के सिग्नल उस रात वहाँ मिले थे जहाँ कसरे कारदार वाक़या है। मेरे दोस्त की दुकान भी उसी इलाके में है। नियाज़ बेग ने झट से इस बात में सर हिलाया। जुमर ने हाशिम को देखा और सताइशी अंदाज में सर को खाम दिया। इम्प्रेसिव विटनेस प्रैप, उसने मुस्कुरा के तारीफ वसूल की। जुमर फ़ौरन से वापस घूमी। और इस फ़ोन का मॉडल कौन सा था? लम्हे भर को कमरे में सुकूत छा गया। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाशिम तेज़ी से उठा। इस बात को 1 साल गुजर गया है। आप ओवर रूल्ड। कारदार साहब बैठ जाएं और गवाह को जवाब देने दें। जैसा आपने नापसंदीदगी से उसे टोका। वो सैमसंग का स्मार्ट वाला फ़ोन था, जल्दी में 25,000 का बिका था। S6 था। नियाज़ बेग फर्ज से बोला। और उसका रंग क्या था? वो तुरंत बोली। स्याह रंग था। वो एतमाद से बोला। उफ! नौशेरवान ने सर गिरा दिया। जुमर ने हाथ में पकड़े कागज़ जज साहब के सामने रखे। योर ऑनर, सदी यूसुफ के ज़ेर इस्तेमाल एक ही फ़ोन था और वो आईफ़ोन था, सफ़ेद रंग में। ये इस फ़ोन की ख़रीदारी की स्लिप है और ये इब्तदाई FIR की कॉपी है जिसमें मैंने फ़ोन का रंग और मॉडल मेंशन किया है। इस्तग़ासा अदालत से दरख्वास्त कर सकता है कि नियाज़ बेग की गवाही पे यकीन न किया जाए, क्योंकि जिस फ़ोन के पीछे सादिक को मारने और वो भी 2-2.5 लाख के इम्पोर्टेड पिस्तौल से मारने का ये दावा कर रहा है, वो फ़ोन उसने कभी देखा ही नहीं था। योर ऑनर, वो एक आम आदमी है। हाशिम तेवरा के उठा। आम आदमी ने सैमसंग और आईफोन देखे तक नहीं होते और इस बात को 1 साल गुजर चुका है। कारदार साहब, जुमर मुस्कुरा के उसकी तरफ घूमी। आप बहुत ख़ास आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, अमीर बादशाह लोग कभी अपने महल से निकलकर इस मुल्क की सड़कों पे देखें, माशाल्लाह से, रोटी हो या ना हो, हर दूसरे आम आदमी के पास या तो स्मार्टफोन है या सेल फ़ोन के मुतालिक तमाम अपडेट्स हैं। खुद नियाज़ बेग की गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से 2 कीमती स्मार्टफोन्स निकले थे। यू नो व्हाट? वो नियाज़ बेग की तरफ घूमी, जो अब जल्दी जल्दी वजाहत दे रहा था। आप मौके पे ना थे, ना आपने सदी यूसुफ पे हमला किया था। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना। अब हाशिम और जुमर एक साथ बोल रहे थे। मछली मंडी की सी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे में सदी पीछे से उसके साथ आ बैठा। थैंक यू। उसने फारिस का शुक्रिया अदा किया। यू आर वेलकम। उसने सादी का कंधा थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। इधर जुमर अब अगली तारीख मांग रही थी ताकि हुनैन यूसुफ को पेश कर सके, जो नासाज़िया तबाह की वजह से आज पेश नहीं हो सकी थी। नियाज़ बेग के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे और वो बार बार घबराहट से खुद को घूरते हाशिम को दिखता था। उसे अब हाशिम से कौन बचाएगा, ये सोच जानलेवा थी। फूडली एवर आफ्टर्स शाम के नीलगू अंधेरे में जगमगा रहा था। नुसरत काउंटर पे खड़े होकर फ़ोन पे झुंझलाकर किसी वेंडर से कुछ कह रही थी जब उनकी निगाह दरवाजे पे पड़ी और लम्हे भर के लिए वो मुंजमद हो गई। चौखट में हाशिम कारदार खड़ा था, अपने 3 पीस सूट की पैंट की जेबों में हाथ डाले वो मुस्कुराता हुआ उस तरफ आ रहा था। नुसरत ने फ़िक्रा सुस्त रवि से मुकम्मल किया। वो कदम कदम चलता आगे आया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके बिल्कुल साथ से गुजरता वो आगे बढ़ गया, उनको नज़रअंदाज करके। वो पलट के उसे जाते देखने लगी। वो वाकिफ़ था कि जुमर कहाँ मिलेगी, मगर पहली दफ़ा आने के बायस गर्दन घुमा घुमा के दूर रेस्टोरेंट को देख रहा था। नुसरत की निगाहों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो ऊपरी हॉल के दरवाजे के पीछे गुम न हो गया। जुमर अपनी मखसूस मेज़ कुर्सी पे मौजूद थी। टेबल लैंप जला हुआ था, छत पे लगा फानूस भी रोशन था और वो कोनिया मेज़ पे जमाए काम कर रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आहट पे आंखें उठाई। हाशिम को वहाँ देख के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट दर आई। वो मुस्कुराता हुआ गुड इवनिंग कहता सामने आया और कुर्सी खींची। आइए कारदार साहब, बैठिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? वो ज़ाहिर खुशदिली से बोलती कलम बंद करके पीछे हो बैठी। पहले तो चाय मंगवाएं, लेकिन बग़ैर शुगर के। जुमर ने इंटरकॉम उठाया और बोली, जुनैद ऊपर 2 कॉफ़ी भेजे। और फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। घुंघराले बाल ऊंची पोनी में बांधे वो कोट के सुबह वाले सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी। कोट नहीं पहन रखा था। वहाँ फंसे हाथों में नीले पत्थर वाली अंगूठी दमक रही थी। अच्छा है रेस्टोरेंट, वो सताइशी अंदाज में सर को खम देख के कह रहा था। इंटीरियर अच्छा है, ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर है, वॉल कलर बदलना चाहिए। एक दफ़ा केस से फारिग हो जाएं, फिर रीमॉडलिंग करेंगे इसकी। ओ जुमर, वो अफसोस से गहरी सांस लेकर बोला था। आई मिस ऑल टाइम्स। आवाज़ में मलाल भी था। उस पे निगाहें जमाए वो याद करते हुए कह रहा था। आप DA थीं, सॉरी प्रोसिक्यूटर। मैं आपके ऑफिस में आता था, हम एक साथ चाय पीते थे, बहुत से केसेस की डील फाइनल करते थे, हुकूमत का वक्त और पैसा बचाते थे। अच्छे दिन थे वो। आपको कभी अफसोस हुआ हाशिम? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। जो आपने मेरे साथ किया उस पर बहुत ज़्यादा। उसने इस्पात में सर हिलाया।
टेक लगाए टांग पे टांग चढ़ा के बैठा। वो याद करते हुए कह रहा था, मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मलाल इसी बात का है कि मैंने आपसे वो खुशी ले ली जो मुझे सोनिया को पाने से मिली थी। आई एम सॉरी समर। बहुत शुक्रिया। खैर ये अचानक आप क्यों आए हैं इधर? वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ ट्रायल से। उसने थोड़ी पे नाखून रगड़ते हुए सोचने वाले अंदाज में कहा, या शायद चीज़ें आपके खिलाफ जाने लगी हैं। डील कर लेते हैं समर, इस केस को ख़त्म कर देते हैं, चलें सुलह करते हैं। मुझे सोचने दें। सुमन ने कनपट्टी पकड़ के सर झुका के आंखें बंद की, फिर 2 सेकंड बाद हाथ नीचे गिराया और आंखें खोल के उसे देखा। मैंने बहुत सोचा, मगर नहीं, मैं इस केस को जीतने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं दियत देने को तैयार हूँ। खून बहा, नैमा प्राइस जितनी आप दे सकते हैं उससे दुगनी रकम मैं आपको देती हूँ। बदले में नौशरवान को हमारे हवाले कर दें। सिर्फ शेरू क्यों, मैं क्यों नहीं? उसका जवाब मैं फैसला आने के बाद दूंगी। और कुछ कहना है आपने? जुमर, मैं हार नहीं रहा। वो समझाने वाले अंदाज में आगे को हुआ और हमदर्दी से उसे देखा। मैं जीत जाऊंगा। आपके पास एक भी क्रेडिबल गवाह नहीं है, लेकिन फैसला आने तक आप लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे, चाहे वो इज्जत हो, नेकनामी हो या जान। और मैं नहीं चाहता कि आपका मज़ीद नुकसान करूं।